Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 10th political science. We have already completed 2 chapters in this series और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 3rd chapter which is gender, religion and politics. So before we start off with this chapter, I just want to give you a brief about this chapter, the overall theme of this chapter. So basically when you're born, so basically the society gives you some kind of social identity. Now the question arises, what is this social identity? Social identity क्या होती है? जब आप पैदा होते हैं तो सोसाइटी हमारे को अलग अलग आइडेंटिटीज प्रोवाइड करती है, उसी को हम सोशल आइडेंटिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं या आप हैं तो हम जाने जाते हैं कि हमारा जेंडर क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कास्ट क्या है, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? इसके बेसिस के ऊपर हमें कुछ आइडेंटिटीज दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं हूं तो ईशान क्या है? ईशान एक मेल है, ईशान का रिलीजन हिंदू है, ईशान का कास्ट XYZ है. ऐसे करके सोसाइटी हमारे को कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज प्रोवाइड करती है. इन सोशल आइडेंटिटीज के बेसिस के ऊपर सोसाइटी एक बहुत ट्रेडिशनल वे में हमसे बिहेव करती है, जैसा कि आपने भी देखा होगा. आमतौर पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर बुक्स में या टेक्स्ट बुक में या मॉरली सपोर्ट नहीं किया जाता. बट सच ये है कि बहुत समय से चली हुई प्रथाओं को हम इतना अचानक से रोक भी नहीं सकते और वैनिश भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आज तक हम क्या जानते थे? हम जानते थे केवल 2 जेंडर्स, एक मेल और एक फीमेल. हमें ये अच्छी तरीके से पता था कि एक तीसरा जेंडर भी होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर. उस ट्रांसजेंडर को हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और उस एक्सेप्टेंस के ना करने के वजह से आज भी हम देखते हैं कि ज्यादातर ये ट्रांसजेंडर ज्यादातर ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर भीख मांगते हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको चांस देना तो छोड़िए, हमने उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया. अगर हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब हम जो जितने एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं दोनों जेंडर्स को नॉर्मली, वो कभी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली ही नहीं. फॉर एग्जांपल एजुकेशन की, फॉर एग्जांपल तमाम तरीकों की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की, या फिर जॉब्स की. तो जब उनको ये सब मिला ही नहीं तो उनको अपना जीवन तो चलाना ही है, राइट? वो जीवन कैसे चलाएंगे? वो जीवन चलाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि वो चला रहे हैं. हालांकि पिछले कुछ 5-10 सालों में चीजें बहुत चेंज हुई हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सपोर्ट दैट दे हैव गॉट. बस इसी तर्ज के ऊपर हम इस जेंडर, इस रिलीजन और कास्ट को इस चैप्टर में समझेंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है और हम उनकी सिचुएशन को कैसे इंप्रूव करते हैं अलॉन्ग विद सम फैक्चुअल डेटा. सो सबसे पहले यहां पे जो शुरू किया गया है वो जेंडर से शुरू किया गया है. इसमें ट्रांसजेंडर, इस चैप्टर में ट्रांसजेंडर को छुआ नहीं गया है, इसमें केवल फीमेल को छुआ गया है. फीमेल टॉपिक जो है उसको हमने यहां पर ब्रोच किया हुआ है, फीमेल टॉपिक को हमने उठाया हुआ है. इस टॉपिक को उठाते हुए इन्होंने ये कहा है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहली चीज है पेट्रियार्की. पेट्रियार्की मतलब क्या होता है या पेट्रियार्कियल सोसाइटी क्या होती है? पेट्रियार्की या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है जहां पर जो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, और पेट्रियार्कल फैमिली का मतलब होता है जहां हेड ऑफ द फैमिली कौन हो? मेल हो. ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो मेल लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस मेल को दी जाती है राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू द लास्ट पॉइंट. तो जब भी ऐसी किसी सोसाइटी में हम रहते हैं, जो कि हम रहते हैं, तो उसको हम पेट्रियार्की कहते हैं. इसके अलावा दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हमें समझने की जरूरत है वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां जो काम बांटे जा रहे हैं, जो काम दिए जा रहे हैं सोसाइटी में, वो किसी के कैलिबर या पोटेंशियल के ऊपर नहीं है, बल्कि उसके जेंडर के बेसिस के ऊपर हम जनरलाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बाहर का काम है तब तो ये एक मर्द ही करेगा. ओ घर का काम है, घर का काम मर्द क्यों करेगा, वो तो एक फीमेल करेगी. इस तरीके से जब हम काम को बांट देते हैं उनके जेंडर के बेसिस के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर.
यहां पर जो जेंडर डिवीजन की बात की गई है उसे बताया गया है कि ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। सवाल उठता है ये हायरार्किकल सोशल डिवीजन क्या है। हायरार्किकल का मतलब होता है जहां पर कोई ऊंचा नीचा, मतलब एक ऑर्डर बनाया गया है कि तुम पहले हम बाद में, हम बाद में तुम पहले। कहने का मतलब इस तरीके से जब हम एक ऑर्डर बनाते हैं कि एक पोजीशन डिफाइन करते हैं तो उसको हम हायरार्किकल कहते हैं। जब हम ये जो जेंडर डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बायोलॉजिकल सोसाइटी, बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। जैसा कि कुछ लोग कह सकते हैं भाई जेंडर डिवीजन तो बहुत ही बायोलॉजिकल है, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, ये तो अनचेंजेबल है। जी हाँ, हम भी समझते हैं कि वो अनचेंजेबल है, और ना ही हम उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं कि भाई फीमेल्स को क्या बोलते हैं, या मेल और फीमेल में जो है वो एक बायोलॉजिकल जेंडर डिफरेंस है उसको खत्म कर देना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द सोशल स्टेटस अकॉर्डेड टू द फीमेल सेक्शन, राइट। तो इस चैप्टर में अभी हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। मतलब जब आप सोसाइटी में जेंडर के बेसिस के ऊपर काम को बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सो इसको शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। This is a form of hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. So basically ये बता रहे हैं कि ये जो जेंडर का डिवीजन है ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में मिलता है, बट पॉलिटिक्स में इसका जो एक इशू है वो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड है। Okay, the gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम किसी बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे बिटवीन द टू जेंडर्स। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द सोशल वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू ईदर ऑफ द जेंडर्स और बोथ द जेंडर्स फॉर दैट मैटर। सो पब्लिक या प्राइवेट डिवीजन, इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे साइड में ये बताने की कोशिश की गई है कि यहां पर जब हम काम देते हैं तो हम जेंडर के बेसिस पे देते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी डोमेस्टिक काम होते हैं वो सारे डोमेस्टिक काम ऐसा माना जाता है कि वो किसके लिए बने हुए हैं, वो एक फीमेल के लिए बने हुए हैं, और जितने भी बाहर के काम हैं वो मेल के लिए बने हुए हैं। बट देयर इज अ कैच। द कैच इज कि यही काम जो हम समझते हैं कि ये फीमेल के लिए बने हुए हैं, जब इनसे अच्छा खासा पैसा अटैच हो जाता है, अच्छी सैलरी अटैच हो जाती है, तो मेल्स को कोई शर्म नहीं आती उस जॉब को लेने में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो बोला जाता है कि खाना बनाना एक फीमेल का काम है, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा माना जाता है तो बाहर होटल में अगर आप शेफ्स को देखेंगे तो ज्यादातर कौन मिलेंगे, मेल मिलेंगे। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही सैलरी अटैच की जाती है किसी भी जॉब के साथ, तब वहां पर ये शर्म, ये हया, ये जो एक जो थिंकिंग स्टाइल है, थिंकिंग पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है क्योंकि वहां पर पैसा अटैच हो जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फीमेल्स बाहर काम नहीं करती हैं, फीमेल्स बाहर काम करती हैं। इनफैक्ट गांव में जो औरतें हैं वो बाहर जाती हैं खेतों में। जब आप पहाड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी फीमेल जो हैं, बहुत भारी भारी सामान जो है अपने सर के ऊपर कैरी करके दे वॉक किलोमीटर्स, राइट। इनफैक्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज फीमेल्स गो आउटसाइड, राइट। फीमेल्स बाहर जाती हैं, फीमेल्स जॉब करती हैं। इनफैक्ट नॉर्मल सिटीज में भी जो ज्यादातर टीचर्स का जॉब है वो मैंने देखा है कि फीमेल्स ज्यादा टेकअप करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल आइडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर कि किसी स्कूल में हो सकता है ज्यादा मेल स्टाफ हो, ऐसा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में देखा गया है कि फीमेल्स जो है वो ज्यादा रहती है। ये देखा गया है कि जितनी ज्यादा हम इकोनॉमिकली हम ऊपर उठते रखते हैं, मतलब इकोनॉमिकली मतलब जैसे फाइनेंशियल स्टेटस जैसे जैसे हाई होने लगता है, वैसे वैसे फीमेल्स को और भी ज्यादा ट्रेडिशनल पेट्रियार्की का सामना करना पड़ता है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की गई है। इस चैप्टर में यही हमेशा होगा कि पहले वो बताएंगे कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद उसका रिलेटेड कोई डेटा होगा, फिर उसके बाद उसका पॉलिटिक्स में क्या ये रोल है और हम उसको कैसे हटा सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस होल्ड एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन। जाहिर सी बात है, हमने भी और आपने भी एहसास किया होगा। अक्सर लड़कियों को ये बोला जाता है कि तुम घर कैसे संभालोगे, तुम्हें ये सीखना चाहिए, घर को कैसे मेंटेन करना चाहिए, विच इज नॉट बैड। आई पर्सनली फील दैट इट इज नॉट बैड, बट द पॉइंट इज कि हम सिर्फ उनको उसी तरीके से देखें तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। उनका काम
ये केवल मेल फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू टेक केयर ऑफ द हाउस, इट इज इक्वली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल ऑल्सो. बट वॉट दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट हियर इज कि अक्सर फीमेल्स को शुरुआत से, बचपन से ही ये इस तरीके से ग्रो अप किया जाता है कि जहां पर उनको बता दिया जाता है कि उनको आगे जाके क्या करना है, और वो है बच्चे पालना. This is reflected in a sexual division of labor in the most families. Women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. It's not that men cannot do household work. They simply think that it is for women to attend these things. तो जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी कि ये सारे काम जो घर के होते हैं, सफाई, खाना बनाना, स्टिचिंग करना, जैसे कोई कपड़ा वपड़ा टॉन हो गया या बटन टूट गया, तो ये सारे काम फीमेल्स के होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेल्स इन कामों को लेते नहीं है, बट क्यों, कब लेते हैं, क्या कंडीशन है, वो हम आगे देखेंगे. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. क्या बताते हैं? इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट दिस इज फॉर वुमेन टू अटेंड दीज थिंग्स. व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मेन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स. मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मेन, जैसे कि सबको पता है. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic helper. In middle class homes, while middle class women work in offices. So कहने का मतलब यह है कि रूरल एरियाज में तो ऑफ कोर्स लाइफ बहुत हार्ड है, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए. इसके अलावा शहरों में भी चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या पुअर फैमिलीज हो, the females of those families go outside to work just in order to support their families, right? जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में जो मेड आते हैं वो ज्यादातर मेड फीमेल्स होती हैं, राइट? तो इसके अलावा आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिलीज में भी बाहर आपकी मदर्स बाहर जाती हैं, आप काम करते हैं, राइट? आपकी जो भी फैमिली में फीमेल्स हैं. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. So all in all, if you see the bigger picture, so you will end up deciding that, or you will end up looking this, कि females जो हैं, they not only do the outside, they not only do the domestic work, but they also carry on with their outside work. For example, if a lady goes outside to work, for example, in rural areas or in urban areas also, the lower middle class family and the middle class family, the women of these families not only go outside for working, but also when they come home, they work. They work so because उनके लिए ही ये एक फैमिली में, एक सोसाइटी में ये माना गया है कि घर के काम तो फीमेल्स ही करती हैं. अगर आप इनको बिगर पिक्चर को देखते हो और ऐड करते हो तो आपको समझ में आता है कि फीमेल्स एंड अप डूइंग a lot more than male, क्योंकि मेल्स का क्या होता है, वो तो बाहर का ही काम करते हैं ज्यादातर. आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर मेनी मेल्स सिटिंग आउट देयर जो कि बहुत काम करते हैं घर का, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल आइडिया. तो ज्यादातर मेल्स बाहर काम करते हैं, तो वो घर लौट के आते हैं, तो दे सिंपली जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर देयर फूड टू बी सर्व्ड एंड ऑल द अदर डोमेस्टिक थिंग्स दैट आर जनरली डन बाय अ फीमेल. बट फीमेल्स का ऐसा नहीं है. इवन इफ दे गो आउट, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू थिंग्स एट होम ऑल्सो. सो दिस इज लाइक ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी रियल लाइफ के साथ, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. सो बेसिकली women end up doing a lot more than male, but still their work is unrecognized or is under recognized, I would say. Okay, let's go ahead. The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in the most societies. So basically now they'll be talking about कि ये तो हमारी सोसाइटी का पैटर्न हो गया of judging the women and their related work. दो इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर किसी भी चीज को चेंज करना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल अरीना में, पब्लिक लाइफ में उस पर्टिकुलर सोशल आइडेंटिटी को हमारे को ऊपर उठाना पड़ेगा. अगर पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल अरीना के अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है या पब्लिक लाइफ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो इकोनॉमिकल फायदे होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और जब भी कोई स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर उसको ऐसे दबाना बहुत आसान नहीं होगा. दूसरी बात, पॉलिटिकल अरीना में इसका क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब मुद्दे उठते हैं तो उन मुद्दों के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. इनफैक्ट the politicians are the most powerful people in any country. They have this power of changing the society by the help of laws. We already know legislature makes law and executive executes them. So if there is a social identity sitting there in legislature or executive, of course they will be thinking of their
ऑफ देयर पर्टिकुलर सोशल आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा में बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं तो वो डेफिनेटली औरतों के बारे में सोचेंगे, राइट? अगर सरकार में, एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे लोग फीमेल्स बैठी हुई हैं तो वो डेफिनेटली जो फीमेल सोसाइटी है, फीमेल्स जो है उनके लिए बहुत कुछ सोचेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जैसे हिंदू है या कोई पर्टिकुलर रिलीजन का हम उठा लेते हैं, अगर उस रिलीजन के लोग, बहुत सारे लोग लेजिस्लेचर में बैठेंगे या एग्जीक्यूटिव में बैठेंगे तो वो लोग अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे। बट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना उन मुद्दों को जो कि आज तक नहीं उठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कौन सा वाला मुद्दा जिसमें फीमेल्स को हमें बराबर की जगह देनी है। एक बार ये मुद्दा उठ गया तो उसके बाद ये फीमेल्स यहां पर आना शुरू हो जाएंगी इन सारे प्लेटफॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव। जब ये आना शुरू कर देंगी तो उसके बाद उनके लिए तमाम तरीके के मतलब रिजर्वेशंस बनाए जाएंगे, उनके लिए तमाम तरीके की प्रोविजंस किए जाएंगे जिससे कि ये लोग आगे आ सकें, राइट? और जब वो ऐसा करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। जब वो इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे तो उनको दबा पाना उतना आसान नहीं होगा। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर. So gradually the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. It is not the problem of only Indian society जहां पर women को undervalue किया जाता है या under recognize किया जाता है. This happens in most parts of the world. और जिसके वजह से क्या होता है कि या हुआ है, बहुत सारे ग्रुप्स सामने आए और उन्होंने एजिटेशन करी. एजिटेशन करके उन्होंने क्या किया? What did they want? They wanted equal rights for women in the society, and all such movements and agitations which required जो women को equal status दिलाना चाहते थे, उन सारी agitations और movements को हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं feminist movements, क्योंकि वो women को equal उस पे लाना चाहते हैं. देखते हैं क्या बोल रहे हैं. These agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. Overall एक इंसान जिस भी तरीके से स्ट्रांग बन सकता है सोसाइटी में, वो सारी चीजों के, वो सारी राइट्स जो है इन मूवमेंट्स ने डिमांड की है. और इन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मोर रेडिकल विमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल. मतलब क्या बोल रहे हैं? दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. पहली चीज यह है कि इन मूवमेंट्स ने पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस ऑफ विमेन को जो है, और उनकी एजुकेशनल, मतलब कुल मिला के उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ देयर पब्लिक स्टेटस, उसको बढ़ाने के लिए ये जितने मूवमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कि उनके पॉलिटिकल, लीगल स्टेटस, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव किया जाए. इसके अलावा इन्हीं को बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. मगर कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स और भी ज्यादा रेडिकल हुए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई पर्सनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए. वो जो कि मैं ऐसा समझता हूं कि अगर उनको यहां मिल रही है तो ऑफकोर्स यहां पे ये तो आसानी से मिल जाएगी. सिंपल सी बात है, एक हस्बैंड, बच्चे अपनी मां को, अपनी वाइफ को कब रिस्पेक्ट देंगे? जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी जब वो वुमेन जो है उसकी सोसाइटी इज्जत करेगी. और अगर सोसाइटी कब इज्जत करेगी? जब आपका एजुकेशन स्टेटस अच्छा है, जब आपका जॉब स्टेटस अच्छा है, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो ऑफकोर्स फैमिली में भी आपका स्टेटस इंप्रूव हो ही जाएगा. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं. which is I think a question also in your NCERT. Okay. Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. So basically जैसे मैंने कहा कि किसी भी मुद्दे को जब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहां से वो मुद्दा ऊपर उठने लगता है और उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है. Okay. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. It is because of these एजिटेशन. पहले एजिटेशन होती है, उसके बाद उनको पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म मिलता है. पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के मिलने की वजह से बहुत सारे प्रोविजंस किए जाते हैं और उन प्रोविजंस के हिसाब से क्या होता है? देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अब वो ऐसे ऐसे प्रोफेशंस टेकअप कर रहे हैं जो कि पहले माने जाते थे केवल मेल के लिए है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, etc. In some parts of the world, for example in Scandinavian countries, now you might ask you what are these Scandinavian countries? So basically क्या है कि रशिया के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, these are the countries जो कि स्कैंडिनेवियंस है, having a border with Arctic Ocean.
Okay. So Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. So the status of women is very high in these Scandinavian countries, Norway, Sweden, and Finland. Okay. In our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. Ours is still a male-dominated patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination, and oppression in various ways. So basically what they're trying to say is that since independence, there has been a significant improvement in the status of women, status of women in the Indian society, but the improvement that has taken place all over the world, in particular in some parts of the world, it has not been achieved in India yet so far. Okay, so as far as Indian society is concerned, I would say that it is still a patriarchal society, and it would take it is a long way to go to achieve society where both the status have equal status. So these are two important terminologies. One is patriarchy and the other one is feminist. So I explained both of them, but we'll just go once again. Feminist is something like anybody is a feminist, whether a male or female, who demands equal rights for women in the society. If there's any male or if there's any female who demands equal rights for women or status of women in the society, then we call such a person as a feminist. Being a feminist is not a problem. The problem is that if in the name of feminism, if you try and promote the interest so much कि ये female ऊपर आ जाए males के, तो वो वहां से गलत होना लगता है काम. कहने का मतलब ये है कि both the genders have to go hand in hand to have the equilibrium in the society. Okay, next is patriarchy. This I have already explained you. It's a kind of society or a family where male dominance is present, where the males are given more importance. Okay. Okay, now we will be talking about some data which would say that females have a problem in Indian society. Let's look at the data. The literacy rate among the women is only 54% compared with 76% among men. So before we get into this point, I'll explain you कि ज्यादातर लड़कियों को कैसा देखा जाता है. लड़कियों को एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है. जैसे कहते हैं ना हिंदी में कि लड़कियां क्या है, पराया धन है. मतलब कहने का मतलब यह है कि लड़कियों को एक ना एक दिन क्या होता है कि मेल्स की फैमिली में चले जाना होता है. अब अगर आपको ऑलरेडी पता है कि भाई मेरा कोई फैमिली मेंबर है जो कि दूसरी फैमिली में चले जाने वाला है, तो ऐसा मान के ऐसा उसको फाइनेंशियली ऐसा देखा जाता है कि इट्स अ बर्डन ऑन अस. एंड इफ समथिंग इज अ बर्डन ऑन यू, डेफिनेटली यू विल नॉट स्पेंड ऑन इट, राइट. आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्पेंड तो नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक ऐसा 2 घर है आपके पास, एक घर में क्या है, एक घर आपको पता है कि इसमें मैं नहीं रहने वाला, इसको मुझे लॉन्ग टर्म पे बेच ही देना है, सेल ही करना है, तो क्या आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करोगे? नहीं, आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे. But what I'm talking about is not my ideology, not my thinking. This is the society's thinking. कि उनको ऐसा लगता है कि लड़कियों को चले जाना है, इसके एजुकेशन के ऊपर खर्च करने का मतलब है, क्योंकि ये तो बाद में जाके अगर काम करती भी है तो ये दूसरी फैमिली में इनकम लाके देगी. इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट आवर फैमिली. तो वो क्या करते हैं, उस पर खर्च नहीं करते, उनके एजुकेशन पे खर्च नहीं करते. एक तो रीजन ये है. दूसरा रीजन ये भी है कि ऑफकोर्स फैमिलीज के पास एक सीमित सोर्सेज हैं, सीमित सोर्स ऑफ इनकम होती है. फैमिली में 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स होते हैं ऑन एन एवरेज. तो उसमें क्या होता है कि अब उनके पास एक ही इंसान को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, तो वो किसको पढ़ाने के लिए लगाएंगे? वो उसको पढ़ाने के लिए लगाएंगे उस पे पैसे जो कि उनको बाद में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है. हर चीज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो क्या हो जाती है, पैसों के ऊपर आ जाती है. कैसे? वो ऐसे कि माँ बाप भी अपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भाई आगे जाके इसको कमाना पड़ेगा, फैमिली में ये पैसे लेके आएगा, और फैमिली में पैसे कब लेके आ पाएगा? जब इसके पास एजुकेशन होगी. और एजुकेशन हम किसके ऊपर खर्च करेंगे? जिसके बारे में हमारे को पता है कि ये हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, जिसे हम कहते हैं ROI. इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले तो लड़कियों को भेजते नहीं पढ़ने के लिए, जबकि देखा गया है कि लड़कियां पढ़ने में ज्यादा बेटर है. देखा गया है, ये कोई हार्ड फैक्ट नहीं है, मगर आप देखोगे कि ज्यादातर टॉपर्स या अपनी क्लास में ही देख लो, फीमेल्स जो है ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगी लड़कों से. तो हम यहाँ पर एजुकेशन डिसाइड करते हैं कि लड़के को देना है, लड़की को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो पढ़ने में कैसे हैं, उनका कैलिबर क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है. इसीलिए अगर किसी तरीके से उनको एजुकेशन दिला भी दिया प्राइमरी एजुकेशन में,
धीरे धीरे करके जब एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स फीस बढ़ेगी, और जब फीस बढ़ेगी तो आप देखोगे तो उनका ड्रॉप आउट रेशियो भी बढ़ता रहेगा। इसलिए आप देखोगे कि फीमेल्स और मेल्स का जो रेशियो है हायर एजुकेशन में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, फीमेल्स उनके मुताबिक बहुत कम होते हैं। क्योंकि किसी तरह अगर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन कर भी दी गया तो उसके बाद उनको कॉलेज में और हायर एजुकेशन में नहीं डाला जाता, जस्ट बिकॉज आपको मैंने रीजन बता दिया। इसी वजह से आप देखते हैं कि टोटल फीमेल्स में आप देखेंगे कि 54% का लिटरेसी रेट देखेंगे आप फीमेल्स के अंदर, और वही लिटरेसी रेट मेल्स के अंदर कितना है, 76% है। When we look at school results, girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters, जैसे मैंने आपसे कहा। नेक्स्ट डेटा देखते हैं। नो वंडर द proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. So basically आप देखोगे कि ज्यादातर जो भी हाई पेइंग जॉब्स हैं तो उनमें आप एक जनरल व्यू देखना, वहां पे मेल्स को आप ज्यादातर देखोगे। और अगर आप असली में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फीमेल जो है दे एंड अप doing more than the males because they not only do the outside work but they also do the domestic work. but इसके बावजूद उनका जो वर्क है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसको अंडर वैल्यू किया जाता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक इंडियन वुमन एक इंडियन मैन से 1 घंटा ज्यादा काम करती है। ठीक है, सो दीज डेटा आर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। इसके बाद बात करते हैं एक लॉ की बात करते हैं जो कि क्या बोलता है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो ये बोलता है कि इक्वल वेजेस होने चाहिए इक्वल वर्क के। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है टीजीटी और वो मेल है, और बिल्कुल एक फीमेल टीजीटी आती है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेल को आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, फीमेल्स को आप कम पैसे दे रहे हैं। अगर सेम काम है तो आप सेम काम के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के हिसाब से इक्वल पेमेंट करेंगे, राइट? ओके। However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. हालांकि अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग फील्ड्स में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम सेम होता है बट फीमेल्स को कम सैलरी मिलती है। ओके। In many parts of India, parents prefer to have sons and finds ways to have the girl child aborted before she is born. So मैंने आपसे कहा ना, ये एक सर्कल है जो कि जीवन जहां से शुरू होता है और जहां तक खत्म होता है वहां तक प्रेफरेंस मिलती है कहां पर, फीमेल्स को। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे गर्भ में आते हैं, राइट, तो क्या होता है कि एक अल्ट्रासोनोग्राफी नाम की चीज होती है, अल्ट्रासाउंड नाम की चीज होती है, जिससे कि जेंडर का हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था टू लुक एट द ग्रोथ एंड द स्टेटस ऑफ द फीटस, कि वो अंदर कैसा है, सब कुछ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार इसलिए किया गया था। बट हर आविष्कार से एक पॉजिटिव की जगह बाकी नेगेटिव भी इंपैक्ट आता है। जैसे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज होती हैं, आपको लगेगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से केवल बम बनाए जा सकते हैं। ये तो सोच की बात है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं विदाउट एनी मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, और बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है, और उसी के साथ आप बम भी बना सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिवास्टेशन में बिलीव करते हैं या फिर लोगों के घर में बिजली देने के। वैसे ही ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी उद्धार के लिए, ह्यूमन रेस के उद्धार के लिए। बट कुछ सोसाइटीज में इसका गलत इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंडियन सोसाइटी में। यहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे ही पता चलता है ये फीमेल है तो वो क्या कर देते हैं, उसका इन्फेंटिस मतलब उसको वहीं पर मार देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। इसी को, ये एक बहुत ही गलत चीज है और इसके खिलाफ एक्ट भी लाया गया है जिसे हम बोलते हैं PCP NDT एक्ट। ये आपके बुक में नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। इसलिए अब जेंडर डिटेक्ट करना, जो करे और जो करवाए, दोनों ही कानूनन जुर्म है और इसके लिए बहुत ही सख्त प्रावधान है। इस पे आपको जेल भी हो सकती है और जो टेस्ट कर रहा है उसका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। ओके। So such selective abortion led to a decline in child sex ratio, number of girl children per thousand in the country, merely 999. As the map shows, the ratio has fallen below 850 or 800 in some states. Now there is a term called as gender
क्या टर्म था वो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 जो मेल बच्चे पैदा हुए हैं उनके सामने कितनी फीमेल बच्ची पैदा हुई हैं, क्योंकि आगे जाके तो एक बैलेंस होना जरूरी है ना, नहीं तो बाकी फिर वो जो मेल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, राइट। तो मेल्स और फीमेल्स का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बोल रहे हैं कि जब बचपन में ही आप लड़कियों को मार दोगे, बचपन क्या, आप पेट के अंदर ही उनको मार दोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, 1000 बच्चों के सामने कम ही लड़कियां पैदा होंगी, क्योंकि आपने तो उनको पैदा होने ही नहीं दिया, आपने उनको मार दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा रेशियो है चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है 919 अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ ये ऑन एन एवरेज बात करें पूरे इंडिया के लिए 919 है, बट कुछ जगहों पर ये 850 या 800 तक भी चला गया है। सोचो कि वहां पर कितना ज्यादा फीटिसाइड होता होगा, कितना फीमेल फीटिसाइड होता होगा जहां पर 800 या फिर 850 हो चुका है। ऑफ कोर्स अगर कहीं पर 800 850 है तो डेफिनेटली कहीं 1000 के ऊपर भी गया होगा, तभी तो ये 919 बन रहा है, राइट। सो बेसिक मैथमेटिक्स, बट हमारे को उसको ऊपर लेके आना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी बेहतर हो। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशन। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि फीमेल्स हर कदम पे, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ देयर लाइफ, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहली बात तो उनको पैदा होने दिया जाए, ये सबसे पहले चैलेंज, फिर उसके बाद उनका एजुकेशन हो, फिर वो दूसरा चैलेंज, फिर अगर किसी ने ये सब करवा भी दिया तो फिर वो बड़े होते हैं, उसका काम करने जाते हैं तो वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, राइट। सो इट्स एन नेवर एंडिंग थिंग फॉर वुमेन, वी हैव टू स्टॉप दिस, राइट। तो बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स हैं अलग अलग तरीके के एक्सप्लॉयटेशन और हैरेसमेंट के और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन, दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हैरेसमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो बेसिकली बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें केवल घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस होते हैं एंड XYZ, ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता ही है। अब हम बात करेंगे विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया, किसी भी चीज को पॉलिटिकल सपोर्ट होना, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना उस मुद्दे का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें हमने क्या किया है, क्या जरूरत है, वो देखते हैं। All this is well known, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है ये बात अच्छी तरीके से, बट पता होने के बावजूद हम इसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं हमारे छुपे हुए उसके पीछे मोटिव्स हैं। This has led many feminists and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. बहुत सारे फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जब तक कि फीमेल्स को वो पावर, वो स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। और एक तरीका इंश्योर करने का कि औरतों के पास ज्यादा पावर हो, वो ये है कि उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया जाए। कहने का मतलब है पॉलिटिकल अरीना में उनकी जगह आई, क्योंकि अगर आएगी तो वो लॉ बनाएंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फीमेल कम्युनिटी के लिए, एग्जीक्यूटिव्स उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इस तरीके से विमेन का जो स्टेटस है वो इंप्रूव हो सकता है। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019. So ये एक शर्म की बात है कि भारत जैसी डेमोक्रेसी में 2019 में जाके पहली बार औरतों का जो परसेंटेज था लोकसभा में, उसने 14.36 टच किया। एक साइकिल में 2 टायर रहते हैं, 2 व्हील्स रहते हैं। किसी एक व्हील के चलते हुए हम साइकिल नहीं चला सकते। वैसे ही सोसाइटी में दोनों मेल और फीमेल्स का साथ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक के भरोसे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा जैसी इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे देश में सबसे काफी ऊपर मानी जाती है, जो कि लॉ बनाती है पूरे देश के लिए, वहां पर जहां से सरकार बन के आती है, वहां पर 2019 में जाके टोटल स्ट्रेंथ में 14% टच किया गया। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। लो जी, जैसे लोकसभा जनरल में होती है वैसे आपको पता है कि स्टेट असेंबलीज होती हैं स्टेट के अंदर, स्टेट के लॉज बनाने के लिए, स्टेट की गवर्नमेंट्स बनाने के लिए। वहां पर तो ये 5% से भी कम का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। इस संदर्भ में इंडिया लोएस्ट जो नेशंस है रैंकिंग में, उनमें आता है। India is behind the averages for several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are largely all male, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. ये बोल रहे हैं कि सरकार
चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वहां पर ज्यादातर आप देखेंगे कि जो कैबिनेट है वहां पर आपको मेल्स ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उनके लेजिस्लेचर या फिर लोकसभा में ज्यादातर मेल्स हैं तो फिर कैबिनेट में कहां से अचानक से फीमेल आ जाएगी, राइट? तो मेल्स ज्यादातर हैं, फीमेल्स कम है। इनफैक्ट जब फीमेल्स चीफ मिनिस्टर या फीमेल्स प्राइम मिनिस्टर बनती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनती है, उसके बावजूद आप उनके कैबिनेट में देखेंगे तो ज्यादातर आपको मेल देखने को मिलेंगे। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. So एक तरीका ये है कि कानून बना के ये बोल दिया जाए कि जितनी भी ये इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, चाहे लोकसभा हो जाए, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाए, चाहे फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो जाए, यहाँ पर एक फिक्स प्रोपोर्शन कर दीजिए कि इतनी फीमेल्स तो आएंगी ही आएंगी। मतलब ये कानून बना दिया जाए। कानून बना देंगे तो उसका फॉलो करना ही उनको पड़ेगा। और इस तरीके का एक कानून है भी, जहां पर जितनी भी लोकल रूरल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज हैं या अर्बन सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज हैं, लोकल गवर्नेंस में 1/3 जो पोजीशन है वो फीमेल्स के लिए कर दी गई है, और ये बहुत अच्छी चीज है। ओके, एंड बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस। आप लोग हमेशा बिहार को अंडर वैल्यू करते हैं या फिर उसको अंडरमाइन करते हैं, बट लेट मी टेल यू, बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट दैट इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग, दिस रूल। ठीक है, सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक में नहीं दिया है, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। So this is what the Panchayati Raj has done in India. 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. तो जो total seats होती हैं इन local self governance में, उसकी जो 1/3 seats हैं वो रिजर्व की गई हैं किसके लिए? फीमेल्स के लिए। ओके, सो इस रिजर्वेशन से क्या हुआ है? ये जो रिजर्वेशन हमने प्रोवाइड किया है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन दिस रूरल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, इनमें जो होंगी वो वुमेन के लिए होगी। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल एरियाज। सो रूरल और अर्बन लोकल एरियाज में 10 लाख से ज्यादा अब क्या है? फीमेल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं। ऑफ कोर्स जब इन रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में जब फीमेल्स इतनी ज्यादा तादाद में आ जाएंगी तो वो लोग देखेंगी कि उनकी जो औरतें की कम्युनिटी है उनका उद्धार हो, उनका अच्छा हो। Women's organizations and activists have been demanding as a similar reservation and of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over this among all the political parties. The bill has not been passed. So जैसे कि आपको पता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसमें तो ये प्रावधान लेके आया गया है थ्रू अ कानून, राइट, थ्रू अ लॉ। बट सिमिलर तरीके का एक लॉ पास करने की बात की जा रही है कि ऐसे ही एक लॉ आना चाहिए जिसमें कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन के लिए होना चाहिए इन दीज लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो, कि ताकि इन लेवल्स के ऊपर भी वुमेन जो है अच्छे तरीके से आए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। बट इस तरीके का जो बिल है वो अभी तक पेंडिंग है। कहां पर पेंडिंग है? वो लोकसभा में पेंडिंग है, क्योंकि कंसेंसस बना ही नहीं कि इस बिल को हम पास करेंगे। एक इच्छा शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल विल। अगर ये पॉलिटिकल विल होता तो 10 साल से ज्यादा ये बिल अभी तक सभा में लटका नहीं होता, राइट? कोई ना कोई पार्टी आती जो अपना इतने बहुमत से सरकार बनाती है, उसको पास करा सकती थी, बट इट इज स्टिल पेंडिंग। इट्स अ शेम। Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue. इन सारी चीजों से हमें ये बात अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि अगर इन सोशल इश्यूज के ऊपर पॉलिटिकल बन जाते हैं तो इस पे इनकी सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट आता है। Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? क्या आपको ये सब पढ़ने के बाद ऐसा समझ में आता है कि जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है वो इंप्रूवमेंट हो पाता अगर पॉलिटिकल डोमेन में विमेन को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती या वो पॉलिटिकल इशू नहीं उठता? तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं हो पाता, होना ही पॉसिबल नहीं है। और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको अपनी ओन थिंकिंग भी थोड़ा सा रिलेट करनी पड़ेगी। More than I would say कि it is a part of syllabus, it is a part of your life, so I would seriously suggest you कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसी कुछ चीजें करें जिससे कि जो आपका फीमेल काउंटर पार्ट है उसको इक्वल स्टेटस मिले। इक्वल स्टेटस का मतलब ये नहीं होता कि वो और ऊपर हो जाए या वो अपनी चीजों का गलत इस्तेमाल कर ले। ऑल दे वांट एंड ऑल वी वांट इज कि हमारे को एक इक्वल हैंड इन हैंड स्टेटस मिलना चाहिए। रेस्ट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, और हम बहुत जल्द सेकंड पार्ट के साथ आएंगे जहां पर हम बाकी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।